औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। कल के टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया था। लास्ट टॉपिक में हमने प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस देखा था। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग उसको हमने डिटेल में रीड किया था, पढ़ा था। और लास्ट उसके बाद 3 टॉपिक थे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उस लास्ट टॉपिक के अंदर भी हमने उसको ओवरव्यू कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था कि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सरसाइज कर ली होगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सेकंड हमारा टॉपिक है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो पर्सन वहाँ इन्वॉल्व होते हैं उनके रोल्स। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सिस्टम होता क्या है? अगर बिल्कुल मैं सिंपल बोलूँ, सिंपली अगर मैं जो है इसके स्टार्ट करूँ तो किसी भी निज़ाम को हम सिस्टम कहते हैं। किसी भी निज़ाम को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। कंप्यूटर रिसोर्सेज, हम अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बात करें तो कंप्यूटर रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं? 2 किस्म के, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक शख्स है जो कराची से इस्लामाबाद आता है, ठीक है? एक शख्स है जो कराची से इस्लामाबाद आता है, अपने काम से आता है या जिस वजह से भी आता है, ठीक है? पहली दफ़ा वो इस्लामाबाद आया, तनामड़ी में पहुंचा, वो तनामड़ी में रह रहा है, उसको यहाँ पे किसी ने फैसिलिटेट किया। अब उसे किसी काम की वजह से अपारा जाना है, ठीक है? उस बंदे को जो इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम आया है, कराची से आया है, उसको किसी शख्स ने फैसिलिटेट किया। वो तनामड़ी में रहता है और उसने तनामड़ी से अपारा जाना है, लेकिन उसको नहीं पता अपारा कहाँ पे है और कैसे जाया जाएगा। तो क्या वो अपारा पहुँच सकता है? क्या होगा आपका जवाब? कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि नहीं, वो अपारा नहीं पहुँच सकता। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि जी हाँ, वो पहुँच सकता है। तो थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज करते हैं कि उसे कोई भी रास्ता गाइड करने वाला मौजूद नहीं है, ठीक है? उस शख्स को कोई भी रास्ता गाइड करने वाला, प्रॉपर रास्ता गाइड करने वाला मौजूद नहीं है। यानी कि जिस जगह पे वो मौजूद है तनामड़ी से, उसको कोई रास्ता गाइड करने वाला मौजूद नहीं है। अब वो क्या करेगा? अपारा पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? अगेन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि जी पहुंच सकता है, कुछ कह रहे होंगे कि नहीं पहुंच सकता। तो अगर इसको मैं कहूँ सादा अल्फाज के अंदर कि जी वो पहुँच सकता है, अपारा वो पहुँचेगा, लेकिन कैसे पहुँचेगा उसको पूछना पड़ेगा। उसको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा, तनामड़ी से निकल के, अपनी जहाँ पे वो रह रहा है उससे निकल के एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहाँ से लोग उसको रास्ता गाइड करें, ठीक है? यानी उसको निकल के ढूंढना पड़ेगा लोगों को जो उसको रास्ता गाइड कर सके। वो पहुँच जाएगा, वो ज़रूर पहुँच जाएगा, लेकिन वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर उसको रास्ता पता होता, उसके पास एक मैप होता या वो गूगल मैप की सर्विस को यूज़ कर रहा होता तो वो इजीली अपारा पहुंच जाता। लेकिन इस किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो क्या हुआ? उसको पहुंचा ज़रूर, लेकिन टाइम लगा, उसका टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुए, देर से वो पहुंचा। और देर से पहुंचने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उसके काम ना हो, ठीक है? ये तो थी हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब जरा हम अपने कंप्यूटर्स के टॉपिक से रिलेटेड जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर एक प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाना शुरू करता है, आंख बंद करके उसने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, क्या होगा? क्या वो प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप, कोई स्ट्रक्चर, कोई लेआउट, कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। अगर उसके पास कोई मैप होता, कोई फ्रेमवर्क होता, कोई लेआउट होता तो वो इजीली अपना काम कर सकता था। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बना देते हैं। बाज़ दफ़ा वो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थी, ठीक है? उसने प्रोग्रामिंग की, मैं मॉड से मॉड्यूल को शो करता हूं, ठीक है? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर और उस प्रोग्राम के उसने 5 मॉड्यूल्स बनाए। अब मॉड्यूल 1 उसने कंप्लीट कर लिया, ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 2, अब वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल था, उसमें टाइम ज़्यादा लगना था। तो प्रोग्रामर ने क्या सोचा? प्रोग्रामर ने ये सोचा
कि मैं मॉड्यूल 2 को फिलहाल स्किप कर देता हूं, पहले मैं मॉड्यूल 3, 4, 5 डेवलप करता हूं, उसके बाद मैं मॉड्यूल 2 इस आखिर में डेवलप कर लूंगा। तो प्रोग्रामर ने मॉड्यूल 3 डेवलप किया, वो भी बन गया, मॉड्यूल 4 डेवलप किया, वो भी बन गया, मॉड्यूल 5 डेवलप करना स्टार्ट किया, तो पता ये चला कि मॉड्यूल 5 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उसका 500 लाइनों का कोड था, तो 1, 2, 3 अप टू 500 इसने अपनी कोडिंग कंप्लीट की। तो ये बात पता चली जब वो लाइन नंबर 499 पे पहुंचा, यानी तकरीबन उसकी 99% प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, तब उसको पता चला कि मॉड्यूल 5 तो डिपेंड करता था मॉड्यूल 2 की आउटपुट पर। मॉड्यूल 5 डिपेंड कर रहा था मॉड्यूल 2 के आउटपुट पर। पॉइंट समझना है आपने यहां पे कि मॉड्यूल 5 डिपेंड कर रहा था मॉड्यूल 2 की आउटपुट पर। अब क्या होगा, सोचें जरा, यानी कि उसने जितना भी 499 लाइंस का कोड लिखा वो सारा का सारा जाया हो गया। क्यों? अब चाहिए उसे क्या था कि ठीक है उसने मॉड्यूल 2 स्किप कर दिया, 3, 4 उसने कर लिया, लेकिन 5 से पहले मॉड्यूल 2 को बनाना था, 5 से पहले उसे मॉड्यूल 2 बनाना था। ये नुकसान हुआ कि उसके पास किसी किस्म का स्ट्रक्चर, लेआउट, फ्रेमवर्क नहीं मौजूद था, कोई मैप नहीं था कि जिसको वो फॉलो करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करता और सारे फेजेस से गुजरते हुए लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुंचता। तो ये क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब इसका नुकसान क्या होगा, प्रोग्राम तो बनेगा, यहाँ पे आके उसको पता चल गया 499 लाइंस के बाद रिसोर्सेज जाया होंगे उसके, जरूर टाइम वेस्ट जरूर होगा, लेकिन प्रोग्राम भी बन जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ये सारे के सारे प्रोग्राम ये वेस्ट हो गया, इसको खत्म करेगा, मॉड्यूल 2 बनाएगा, मॉड्यूल 2 के बाद जैसे मॉड्यूल 2 कंप्लीट होगा फिर मॉड्यूल 5 को उसने स्टार्ट करना है। अब अगर कितना अच्छा होता कि उसके पास एक मैप होता और उसको पता होता कि ठीक है मैं मॉड्यूल 2 स्किप कर रहा हूँ, 3 और 4 पहले बना रहा हूँ, लेकिन 5 से पहले हर हाल में मुझे मॉड्यूल 2 बनाना है। अगर ये चीज़ पता होती तो उसका जो टाइम ज़ाया हुआ था वो टाइम क्या होता, बच जाता, वो रिसोर्सेज बच जाते, वो जितने भी उसके रिसोर्स वेस्ट हुए उससे उसकी बचत हो जाती। तो अब यही चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम आते हैं तो इसी चीज़ को जो फेजेस के अंदर आता है हम फेजेस वहाँ पे बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि हमने कैसे अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। रोड मैप आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेआउट कह सकते हैं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जिसको फॉलो करते हुए हमने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, जिसको फॉलो करते हुए हमने अपना प्रोग्राम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसी चीज़ को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसी चीज़ को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सिस्टम के डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, सिस्टम को डेवलप करने के फेजेस इसके अंदर सारे हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाती है कि कितनी आसानी के साथ हम अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जैसे अभी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हमारे पास थे, उसने सारा फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, उस प्रोजेक्ट का मैप बना लिया, तो प्रोग्रामर को पता चल गया कि मॉड्यूल 5 से पहले हर हाल में मॉड्यूल 2 ही डेवलप करना है, तो उसके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ये सारा का सारा चैप्टर थ्योरी से रिलेटेड है, कोई बोर्ड में चीज़ समझाने वाली नहीं है, जो होगी मैं उसको आपको समझाता हूँ, तो आपको मैं बुक से ही गाइड करता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस दोनों को मैं साथ लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो कहता ये है इट डिलीवर क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की वजह से हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। यहाँ पर हम लोग कौन है, प्रोग्रामर, ठीक है, और यूज़र कौन है, उस प्रोग्राम को यूज़ करने वाला। फिर इट इंश्योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर वेल डिफाइंड एंड सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, उसको अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसको अच्छे तरीके से मैप किया गया है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये किसकी वजह से होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की वजह से, क्योंकि हमें पहले से सारे फेजेस पता होंगे, हम पहले से ही तैयार होंगे कि हमने ये काम करना है, तो उसकी वजह से आसानी हो जाएगी। अब देखें, अगर पहले से ही पता हो कि सैलाब आने वाला है तो लोग क्या करते हैं, उसकी पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कम से कम नुकसान होता है, वो पहले से जहनी तौर पर रेडी रहते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या करता है, प्रोग्रामर को जहनी तौर पर पहले से तैयार कर लेता है कि हमने क्या क्या काम करने हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम कैसे डिलीवर करता है, अभी जैसे मैंने बात की कि अगर मैं गलतियां करूंगा प्रोग्राम के अंदर, मैं बगैर मैप के एक चीज़ स्टार्ट कर देता हूं, बगैर सोचे समझे एक चीज़ स्टार्ट कर देता हूं, तो उसमें गलती के चांसेस होंगे। जब गलती होगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो अब हम क्या करेंगे, जो मिसाल के तौर पे मैं एक मंथ में
अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था तो अब हो सकता है वो 1 मंथ के बजाय ज़्यादा 1.5 महीना लग जाए, 1.5-2 मंथ्स लग जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ये हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ नहीं किया और अपनी तरफ से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी तो एरर आएंगे। जब एरर आएंगे तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से नए सिरे से उसको बनाना पड़ेगा, दोबारा से उसकी नए सिरे से कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, इसके फेजेस के थ्रू हम पूरा एक मैप बनाएंगे तो हमें पहले से चीज़ें पता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे पास वो जो 1 महीने में शायद एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अब हो सकता है उस मैप को फॉलो करते हुए, क्योंकि गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, हम फौरन ही जल्दी से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जल्दी से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो वो हमें बेनिफिट देगा। कैसे? फाइनेंशियली, कि हम अच्छे तरीके से प्रोग्राम डेवलप कर सकें और हमें उसकी अच्छी इनकम आ सके। तो क्या होगा, हम बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवली बना सकते हैं। फिर इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी। अभी जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर मैं बगैर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ किए हुए मैं अगर 1 मंथ में एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं इसको फॉलो करूँ, एक मैप मेरे पास आ जाए जिसको सिर्फ मैंने देखना है और प्रोग्रामिंग करते चले जाना है, एरर के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो 1 महीने में मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ। तो जाहिर बात है ये क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम जो है इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी को। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यही उसके ऑब्जेक्टिव भी हैं कि इंश्योर हाई क्वालिटी सिस्टम आर डिलीवर्ड, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट्स और मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। उसके हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के यही हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, SDLC। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को शॉर्ट में कहा जाता है SDLC। बहुत सारी जगहों पे आपके बुक में SDLC ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब सीधा हम आ जाते हैं इसके फेजेस के ऊपर, फेजेस या स्टेप के ऊपर। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हमारे पास टोटल 10 फेज हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो जो हमारे पास पहला है डिफाइनिंग फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है डिफाइनिंग फेज। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली समझना होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका आइडिया हमने खुद से कर लेना होता है कि डिफाइनिंग फेज के अंदर हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या जो कस्टमर आ रहा है जिसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहता है। फिर उसके बाद हमें उस कस्टमर से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो लिखवा लेनी चाहिए, जो हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना लेते हैं उस डॉक्यूमेंट को उस कस्टमर से साइन करवा लेते हैं, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि मेरी तो रिक्वायरमेंट कुछ और थी और आपने कोई और चीज़ मुझे डिलीवर कर दी। तो एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं यहाँ पर इस फेज के अंदर, जो उस कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है फर्स्ट फेज में, और अमूमन सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद बिल्कुल लास्ट में वहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, यूज़र मैनुअल, कि यूज़र के इस्तेमाल करने का तरीका। आजकल आप देखें, आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी डिवाइस लें, मशीन लें, मोबाइल लें, उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल ज़रूर मिलता है। वो यूज़र मैनुअल क्या होता है, वो यही चीज़ को शो करता है कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है अच्छे तरीके से। वो लास्ट फेज के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद उसको बनाया जाता है। ये फर्स्ट फेज में बनाया जाता है। ये हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है कि हमने कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी कस्टमर से कैसे हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को आगे काम करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे कैसे काम करना है, कैसे उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। तो वो सारी की सारी हम कहाँ पे करते हैं, डिफाइनिंग फेज के अंदर, और उससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम को हम नोट कर लेते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास प्लानिंग फेज। प्लानिंग नाम से जाहिर है कि हम प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग फेज के अंदर क्या होगा, अब हमें अपने जो है कस्टमर की, ऑर्गेनाइजेशन की, हमें अब पता चल गई कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। हमने उससे एक पेपर के ऊपर नोट करवा ली कि ये रिक्वायरमेंट थी। अब हमने उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्लान करना शुरू करना है। अब हमें उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्लान करना शुरू करना है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह हमने कंप्लीट करना है, कैसे बनाना है आसानी के साथ, टाइम के ऊपर, और जल्द से जल्द किस तरह ये काम कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग प्लानिंग फेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमिन्ड एंड द रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर कंसीडर्ड। क्या पता चला कि हमें पहले तो ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट जो है, जिसका प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो करना चाहिए, और फिर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं क्या क्या करूं कि ये काम हो जाए। ठीक है, ये सारे के सारी प्लानिंग फेज में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी क्या होता है,
कि क्या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको रीड किया जाता है कि क्या मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज में रहते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, ये प्रोजेक्ट मुमकिन है कि ये डिज़ाइन हो सके। तो उस चीज़ को फिजिबिलिटी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट मुमकिन है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये कंप्लीट कर सकें, हमारे पास इतनी स्किल्स है, मेरे पास इतने प्रोग्रामर्स हैं कि हम इसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं फिजिबिलिटी के अंदर। और इसमें बेसिक 4 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा जाता है जिसको हम बड़ी डीपली देखते हैं। एक टेक्निकल फिजिबिलिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, नंबर 3 ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, नंबर 4 लीगल फिजिबिलिटी और नंबर 5 शेड्यूल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या देखा जाता है? टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि मेरे पास इतने टेक्निकल लोग मौजूद हैं, इतने स्किल वाले पर्सन मौजूद हैं जो हमारे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। ऐसा तो नहीं कि मैंने प्रोजेक्ट तो ले लिया, मैंने सॉफ्टवेयर तो डिज़ाइन करना है, लेकिन मेरे पास प्रोग्रामर्स ही उस लेवल के नहीं है कि जो उसको डिज़ाइन कर सकें। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में टेक्निकली सारी चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में देखा क्या जाता है कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देगा, या जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं इकोनॉमिकली, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं या कस्टमर का जितना बजट है उस बजट में रहते हुए हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होती है? इसमें क्या चीज़ें देखी जाएंगी? क्या प्रोडक्ट हमारा बन गया तो क्या वो ऑपरेशनली, ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोडक्ट को या वो जो सॉफ्टवेयर था जो हम जिस कंपनी का प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं वो हमने डिज़ाइन कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि डिज़ाइन होने के बाद अगर डिज़ाइन में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मिलियन कॉस्ट आई, लेकिन जब वो ऑपरेशनल हुआ तो पता चले उसको 10 मिलियन मंथली कॉस्ट पड़ रही है। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया ताकि आसानी हो, वो अपने कॉस्ट को बचा सके, पैसे को बचाए, लेकिन बनने के बाद उसको डबल पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर बात है हर बंदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जिसको आता होगा वही यूज़ करेगा। तो पता ये चला बाद में कि सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लिया और उसको यूज़ करने वाले बहुत कम है, अब जो है वो हाईली पे उनको करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर कि क्या वो ऑपरेशनली जो है फिजिबल है, या इसके बाद एक ये पॉइंट भी इसमें आता है, दूसरा ये भी पॉइंट आता है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया हमने, अब बेचारा उस कस्टमर के पास उस कस्टमर के पास Pentium 4 कंप्यूटर पड़ा हुआ था और हमने सॉफ्टवेयर इतना हाई एंड डेवलप कर लिया कि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ही Core i3 है। तो अब क्या होगा? जाहिर बात है वो भी उसके लिए बेकार हो जाएगा। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लीगल फिजिबिलिटी के अंदर क्या देखा जाता है? लीगल फिजिबिलिटी में लीगल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, स्पेशली कॉपीराइट, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर बगैर जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कॉपीराइट लाजमी करवाना होता है। बगैर कॉपीराइट के हम उसको आगे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। उसके बाद शेड्यूल फिजिबिलिटी कि हमने अपने टाइम के अंदर जितना भी टाइम हमें गिवन है उस गिवन टाइम के अंदर हमने उस जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमने प्रोजेक्ट किसी कस्टमर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर चाहता है कि मुझे 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दें आप और वो 10 दिन में मुमकिन ही ना हो। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं शेड्यूल फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में यही चीज़ें जो अभी हमने पहले की अब उनको बड़ी ही डीप और डिटेल में देखते हैं कि क्या वो मुमकिन है, क्या हमारे पास इतनी स्किल्स हैं कि हम कर सकें, कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, कौन कौन से स्किल सेट्स चाहिए, कैसा मुझे हार्डवेयर चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस फेज में देखी जाती हैं। क्या बजट है इतना हमारा कि हम उसको डेवलप करके दे सकें, और एक ये भी चीज़ देखी जाएगी दूसरा कि क्या उस कस्टमर का भी इतना बजट है कि वो हमें पे कर सके। ये चीज़ें सारी देखी जाती है एनालिसिस फेज में, यानी उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसको डीपली एनालाइज किया जाता है। उसके बाद स्पेशली इसमें क्या देखा जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोडक्ट को हमने जब बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहाँ पे हमने यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखते हैं हम एनालिसिस फेज के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है? नाम से जाहिर है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि किसी भी कस्टमर के प्रोडक्ट के लिए क्या रिक्वायर है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ सब फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है वो होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या हम करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कस्टमर किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहता है, किस तरह का डिज़ाइन चाहता है, किस तरह की चीज़ें चाहता है, किस तरह वो चाहता है कि उसका सॉफ्टवेयर काम करे। ये सारी की सारी हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ये काम करते हैं। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक को फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं, एक को नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो काम क्या करे, यानी कि वो काम जो हमारा कस्टमर चाहता है सॉफ्टवेयर वो काम ज़रूर करे, ठीक है। और नॉन फंक्शनल में के फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया लेकिन वो उसके अंदर कुछ और डिजाइनिंग भी करवाना चाहता है। ये चीज़ें हम इधर देखेंगे। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं तो अगर आपने ज़रूर फेडरल बोर्ड का रिजल्ट देखा होगा और शायद किसी और बोर्ड का भी रिजल्ट देखा हो, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट रिजल्ट को शो करना है, रिजल्ट को पब्लिश करना है। कुछ बोर्ड के रिजल्ट, सिंध बोर्ड का, पंजाब बोर्ड का, पिंडी बोर्ड का रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा होता है सिर्फ एक साइड पे सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, उसके बाद नेम और लास्ट में लिखा होता है स्टेटस। स्टेटस में हमारे पास होगा या फेल होगा। नेम फॉर एग्जांपल अली है, रोल नंबर उसका 10 है, सीरियल नंबर 1 है, ये चीज़ लिखी होती है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, हमारा रिजल्ट तो यहाँ पे शो हो गया, तो ये भी रिक्वायरमेंट खत्म होगी। रिक्वायरमेंट थी रिजल्ट शो करना, ये इस चीज़ को हमने क्या कहा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये फंक्शनल के वो काम क्या करे, किस चीज़ को आउटपुट करे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा और ये डीपली और अच्छा रिजल्ट शो करे। जैसे हम फेडरल बोर्ड की बात करें तो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट कैसे आता है? उसके अंदर कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले रोल नंबर, ठीक है, नेम, उसके बाद रिमार्क कि वो पास है या फेल है। फिर अगर हम थोड़ा सा और नीचे हैं तो यहाँ पे एक तरफ सीरियल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट का नेम, फिर ऑब्टेन मार्क्स प्रैक्टिकल थ्योरी के और उसके बाद प्रैक्टिकल के। ये फेडरल बोर्ड का हमारे पास पैटर्न है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी? रिजल्ट को शो करना। कौन सी रिक्वायरमेंट थी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि रिजल्ट हमें शो करवाना है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? किस तरह रिजल्ट शो करवाना है। ये भी रिजल्ट शो हो गया, ये भी रिजल्ट शो हो गया, लेकिन दोनों की डिजाइनिंग चेंज है। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन फंक्शनल में। मेन रिक्वायरमेंट हमारी रिजल्ट शो करना थी और दोनों के अंदर हमारे पास रिजल्ट शो हुआ। वहां पे जरा ब्रीफली यहाँ पे हमारे पास डिटेल रिजल्ट था और वहां पे हमारे पास आउटलाइन या ओवरव्यू रिजल्ट था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो काम करेगी या जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें मजीद बढ़ाना है या कम करना है। अब जाहिर बात है कस्टमर को तो नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं, ठीक है। कस्टमर तो अपनी तरफ से बता देगा। अब ये चीज़ें प्रोग्रामर को पता होती हैं। हो सकता है कि आपको मिसाल के तौर पे फेडरल बोर्ड से ही एक टीम आती है आपके पास, वो कहती है कि आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिसके अंदर हमें आउटपुट चाहिए रिजल्ट की, लेकिन वो कह देते हैं कि आप बाय नेम आउटपुट करें, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम क्या करेंगे? अगर हम बाय नेम आउटपुट करते हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि वो बाय नेम क्या हो सकता है, वो आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी। बाय नेम आउटपुट आएगी, लेकिन क्या होगा? मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम अली है तो एक बंदे का तो नाम होगा नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, 100, 200, 300 कितने लोगों के नाम हो सकते हैं अली। तो अब वो क्या होगा? जितने भी अली हैं सारी की सारी आउटपुट आ जाएगी। तो ठीक है, ये भी हमारी वैलिडेशन होगी। लेकिन हम अगर उनको ये गाइड कर दें कि आप नेम के बजाय रोल नंबर से जो है सर्चिंग करें, क्योंकि रोल नंबर तो एक स्टूडेंट का एक ही होता है, वो तो नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें हम वैलिडेशन में देखते हैं कि क्या इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या आ सकती है, किस इनपुट पे कैसा रिजल्ट आ सकता है, किस इनपुट के ऊपर कौन सी हम इनपुट दें तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में देखते हैं और रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर रहे होते हैं। फिर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, यानी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम मैनेजमेंट करेंगे, उसको ऊपर काम करेंगे, उसको बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। अगर एक बंदा कहता है कि मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट है तो हम जाहिर बात है इसी तरह के डिज़ाइन बनाएंगे, और अगर एक कहता है कि मुझे इस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम इस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा का सारा हम कहाँ पे देखते हैं? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। फिर हमारा आ जाता है डिज़ाइन फेज। अब डिज़ाइन फेज में क्या होगा? हम उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाएंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिज़ाइन फेज में। अब डिज़ाइन फेज में हमारे पास फिर से दो स्टेप्स आते हैं, एक को हम कहते हैं एल्गोरिदम और एक को कहा जाता है फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि कैसे हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स। अच्छा, अगर पेपर में आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी वो आपको स्टेटमेंट दे दे और कहे कि आप इसका एल्गोरिदम बनाएं, तो
जो है हर बंदे का एल्गोरिदम पहली बात तो चेंज हो सकता है, हर स्टूडेंट का एल्गोरिदम चेंज हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस है कि गलत हो। शर्त यह है कि जो कहा गया है आपने वो पॉइंट पहुंचना है, उस पॉइंट तक पहुंचना है, वो काम करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने तरामड़ी से अपारा जाना है, ठीक है, इसका आप एल्गोरिदम बनाएं। स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने जाना है वो स्टेप्स हम लिखेंगे, उसको एल्गोरिदम हम कहते हैं। अब एक बंदा कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा और अपारा पहुंच जाऊंगा, ये भी एल्गोरिदम है। दूसरा बंदा कहता है मैं अपने मोटरसाइकिल घर से निकलूंगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट करूंगा और अपारा पहुंच जाऊंगा। तीसरा बंदा कहता है मैं घर से निकलूंगा, स्टॉप पे पहुंचूंगा, 122 में बैठूंगा और वहां से अपारा पहुंच जाऊंगा। तो पहुंचे तीनों अपारा, तरीका सबका चेंज था, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, एल्गोरिदम। एक बात कि एल्गोरिदम जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम के एक हो, एक प्रोग्राम के कई एल्गोरिदम हो सकते हैं, यानी कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रोग्राम के। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, अपारा पहुंचना है तो हमने 3 सॉल्यूशन तो मैंने आपको यहां पर बता दिए। तो हमने कौन सा सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है, हमने बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना होता है। और बेस्ट सॉल्यूशन किस बेस पे सिलेक्ट होता है, नंबर 1 स्पीड, कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता हो, स्पीड उसकी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि मैं इनपुट दूं और 2 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा हो। नंबर 2 कॉस्ट, और नंबर 3 हमारे पास कंप्लेक्सिटी। इन 3 बेसिस के ऊपर हम अपना बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, स्पीड, कॉस्ट, कंप्लेक्सिटी। अब कॉस्ट से मुराद यहां पे ये नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर कितने रुपए देकर लेना पड़ा, कॉस्ट से मुराद यहां पे कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं कि अगर एक प्रोग्राम उसको चलने के लिए रैम के अंदर 1 GB की रिक्वायरमेंट है कि वो 1 GB रैम लेगा तो वो 1 GB ही रैम ले। अगर वो 1 GB रैम ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम। और अगर वो 1.2 GB ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं है, वो एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं होगा। तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी किन 3 फैक्टर्स पे हम चेक करते हैं, कॉस्ट, स्पीड एंड कंप्लेक्सिटी, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमने बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करना होता है। और उसी एल्गोरिदम को, जो हमने एल्गोरिदम बना लिया, उसको हम डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। उसी एल्गोरिदम को जब भी डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। अब आप अपनी बुक में देखिए, एक छोटा सा एल्गोरिदम भी दिया हुआ है और उसी एल्गोरिदम से रिलेटेड फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एल्गोरिदम है, अगर मैं आपको बताऊं, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, कि अगर यूजर के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो हमने आउटपुट कर देनी है पास, और अगर कम है तो फेल। मैं आपको जुबानी यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कंपेयर इनपुट। स्टेप नंबर 4, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 40 तो आउटपुट क्या हो जाए, पास। इफ इनपुट इज लेस देन 40 तो आउटपुट क्या हो जाए, फेल। और लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टॉप। इसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारे पास सिंबल होते हैं, हर सिंबल का कोई ना कोई मतलब होता है। जो ओवल शेप है, ओवल शेप स्टार्ट या एंड पॉइंट को शो करता है। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट को शो करता है। रेक्टेंगल प्रोसेस को शो करता है। डायमंड का सिंबल हमारे पास जो है डिसीजन को शो करता है। और उसके बाद एक सर्कल सिंगल होता है, वो कनेक्टर को शो करता है, उसको हम कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर। एक यहाँ पे और सिंबल मिस है, वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी सिंबल आपकी बुक में बने हुए हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं बना रहा, उसको आप देख लें। एक सिंबल होता है हमारे पास जो सर्कल का बुक में बना है, इसको हम ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं। दूसरा सिंबल होता है इस तरह का, इसको ऑफ पेज कनेक्टर कहा जाता है। कनेक्टर 2 किस्म के होते हैं, एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज कनेक्टर। तो ये ऑन पेज कनेक्टर है और ये ऑफ पेज कनेक्टर है। जो आपकी बुक में नहीं है इसको आप जरूर बना लें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन एंड कोडिंग। अब हमने डिजाइन भी बना लिया, हमारे पास एक मैप आ गया, हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, हमने कैसे प्रोग्राम डिजाइन करना है वो भी पता चल गया, फिजिबिलिटी भी चेक कर ली। तो अब क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फेज आएगा कंस्ट्रक्शन एंड कोडिंग का। अब हमने प्रैक्टिकल कोडिंग स्टार्ट कर दी उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। सारे फेजेस आ चुके हैं तो जाहिर बात है अब उसकी वजह से हमें कोडिंग में कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी थी कि यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि मॉड्यूल 2 जो है वो 5 से पहले ही डेवलप करना है, क्योंकि मॉड्यूल 5 आउटपुट पे डिपेंड करे मॉड्यूल 2 की। ये चीज़, जैसे मैंने इसको क्या कहा था, फ्रेमवर्क या मैप या आप इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको लेआउट कह सकते हैं। तो उसी तरह अब हमारे पास प्रोग्रामिंग का लेआउट आ चुका है। अब ज़्यादातर चांस ये है कि अब हमारे पास एरर कम से कम होंगे और हमने बेस्ट सोल्यूशन भी एल्गोरिदम में सिलेक्ट कर लिया एल्गोरिदम के जरिए। तो अब हम अपनी फाइनल कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग हो गई, कोडिंग के बाद क्या होगा, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन।
अब कोडिंग के बाद मरहला आता है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का। अब हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही तरीके से काम कर रहा है, जो आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। ये सारी की सारी हम टेस्टिंग करते हैं, ये सारा का सारा काम कहाँ करते हैं? टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन फेज में। और ये कौन करता है? ये प्रोग्रामर ही करते हैं, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि प्रोग्राम में एरर आते हैं। जाहिर बात है, ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा में आपका प्रोग्राम 100% काम करे। तो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन फेज के अंदर अमूमन एरर्स को निकाला जाता है, बग्स को निकाला जाता है। लेकिन कौन से बग्स यहाँ पे निकाले जाते हैं? जिसको हमने कहा था लॉजिकल एरर, जो हम एरर्स टाइप ऑफ एरर में पढ़ेंगे, या शायद आपने पहले किसी क्लास में पढ़ा हुआ हो, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं टाइप ऑफ एरर बता दूंगा। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ये 3 मेन किस्म के एरर होते हैं। तो सिंटैक्स एरर तो निकालेगा आपका कंपाइलर, जो भी सिंटैक्स में एरर आते हैं। यहाँ पे कौन से एरर रिमूव होंगे? यहाँ पे एरर रिमूव होंगे, मिसाल के तौर पे मैंने 2 वैल्यूज को ऐड करना था, a प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू 10 थी, b की 30 थी, आउटपुट आएगी 40। अब किसी गलती की वजह से प्लस की जगह मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या होगा? 10 प्लस 30, लेकिन मैंने साइन गलती से क्या लगाया था? माइनस का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिजल्ट आएगा 40, लेकिन रिजल्ट आ रहा है क्या चीज? -20। तो ये चीज कहां पे क्लियर होगी? टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन फेज में। यानी जितने भी लॉजिकल एरर होंगे, जितने भी बग्स होंगे, वो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन फेज में उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, अब हमने उसको किसी सिस्टम में इंस्टॉल करना है, हम चाहते हैं कि उसको जाके इंस्टॉल करें। तो डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन या इम्प्लीमेंटेशन फेज इसे कहा जाता है। अब इस फेज में क्या करेंगे? हम सॉफ्टवेयर लेंगे, कस्टमर के कंप्यूटर पे जाएंगे और उसको इंस्टॉल करके दे देंगे। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला जो हमारे पास मेथड है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी पिछला सिस्टम चल रहा है उसको कंप्लीटली खत्म करते हैं और नया सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, दूसरा होता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। अब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ये हो सकता है कि पहला सिस्टम मैंने सारा खत्म कर दिया, सारा का सारा डेटा खत्म हो गया, लेकिन किसी एरर की वजह से सिस्टम नंबर 2 जो हमने नया सिस्टम, अपग्रेडेड सिस्टम इंस्टॉल किया था, वो किसी वजह से काम नहीं कर पाया। अब क्या होगा? सोचिए जरा, पिछला डेटा भी गया और ये सिस्टम भी काम नहीं कर पा रहा। तो जाहिर बात है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी, जब तक वो दोबारा से चेंजिंग होता है और उसमें एरर को रिमूव किया जाता है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वो थोड़े अर्सा बंद रहेगी और कंपनी को लॉस होगा। तो इसका हल क्या निकाला गया? सेकंड इंप्लीमेंटेशन हमने की, पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। उसमें हम पुराना सिस्टम भी रखते हैं और साथ नया सिस्टम भी इंस्टॉल करके उसको भी चलाते हैं। जब तसल्ली हो जाती है कि हाँ नया सिस्टम बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं? पुराने को ख़त्म करते हैं और फिर टोटली नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर आता है फेज इंप्लीमेंटेशन। फेज इंप्लीमेंटेशन नाम से जाहिर है कि हम फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप उसको चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हम यहाँ पे कॉलेज में कोई अगर कॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो फेज बाय फेज, ताकि पुराना डेटा भी ना जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इंप्रूव कर लें। पहले फेज के अंदर हमने कर लिया फॉर एग्जांपल अकाउंट सेक्शन के लिए, सेकंड फेज में हमने कर लिया एडमिशन सेक्शन के लिए, थर्ड फेज में कॉलेज सेक्शन के लिए कर लिया।